दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज फिर आपके समक्ष लाया हूँ एक जन्म कुंडली। यह जन्म कुंडली राष्ट्रकवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की है। इनका जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, अत्यंत साधारण परिवार में, और वहाँ से एक विशेष संघर्ष करके, एक विशेष उत्थान करके वो काफ़ी ऊंचे गए। वे विविध तरह की आजीविका उन्होंने की। वो सरकारी नौकरी में भी थे, वो कुलपति भी हुए, वो राज्यसभा में 2 बार सदस्य भी मनोनीत किए गए। और उन्होंने जो कुछ लिखा वो सारा संसार जानता है। खास करके हिंदी और हिंदी में रुचि रखने वाले लोग तो उनके कायल हैं। वो ओज के कवि थे, वो तेजस्वी कवि थे, वो वीर रस के कवि थे। तो क्या ज्योतिष इनकी कुंडली को देख के उन बातों को परिमाणित कर सकती है, उनको संपुष्ट कर सकती है। आइए देखें इनकी कुंडली में कैसे कैसे क्या है। इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न इनका वर्गोत्तम है, मतलब नवमांश में भी वह सिंह लग्न है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य उच्च के बुध के साथ द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में, जो भाव अभिव्यक्ति का है, जो भाव संप्रेषण का है, जो भाव तीक्ष्णता का है, बुद्धि का है, उस भाव के स्वामी वहाँ उच्च के बैठे हैं। वहाँ सूर्य बैठा है। तीव्र प्रबल बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो ये कवि भी थे और गद्य के लेखक भी अद्भुत तरीके थे। इसकी चर्चा मैं करूँगा। देखिए, जो कवि होते हैं उनमें, और खास करके जो रूमानी कवि होते हैं, खुशवंत सिंह की चर्चा करते वक्त हमने लिखा था कि कैसे उनका चंद्रमा प्रभावित लेखक थे वो। तो वो भावनाओं के बारे में ज़्यादा और ख़ास करके शुक्रजनित भावनाओं से ज़्यादा लिखते थे। इस पर हमने चर्चा की थी। इनका प्रभाव ज़्यादा सूर्य का है। सूर्य तेज का ग्रह है, सूर्य ओज का ग्रह है। सूर्य अंदर से एक विशेष तरह का प्रदीप भर देने वाला है, एक विशेष तरह का ओजस्वी बना देने वाला है। तो ये ओजस्वी कवि थे। इनकी कुंडली में गज केसरी नामक योग है। गज केसरी जब चंद्रमा और बृहस्पति साथ साथ बैठते हैं तो गज केसरी नामक योग होता है। इनका नौमेश मंगल लग्न में ही बैठा है और मंगल नौमांश में भी स्वग्रही है। तो मंगल की दशा कैसे इनको अच्छी मिलेगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ मुझे दिखता है कि ये एक विशेष तरह के ओजस्वी कवि थे, वीर रस के कवि थे, देशभक्त के कवि थे, और इसी कारण से इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। जब 1962 में जो लड़ाई हुई थी और उसमें हमारी करारी हार हुई थी, तो इन्होंने अनायास लिख डाला था कि रे युधिष्ठिर को न रोक यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर। रे युधिष्ठिर को न रोक यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर। फिरा हमें गांडीव गदा, फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे हमें अर्जुन भीम वीर। तो इनकी गीतों में, इनके कविताओं में वो तेज और ओज का भाव बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो सूर्य के कारण दिख रहा है। इनकी जो महादशा की बात हम करें तो मंगल की महादशा, ये इनकी मंगल की महादशा 1942 या 47 से 1954 तक थी। मंगल, मैंने कहा कि इनका लग्न में बैठा है, नौमेश होकर बैठा है, और मंगल नौमांश में भी स्वग्रही है, वृश्चिक राशि में है वो। तो मंगल की महादशा इनकी अच्छी रही थी, लेकिन सर्वाधिक अच्छी, और मंगल में इन्होंने इस तरह के कई कालजयी रचनाओं का निर्माण किया। इन्होंने रश्मि रथी लिखी, इन्होंने उर्वशी लिखी, इन्होंने कई वैसी रचनाओं की रचना इन्होंने उस काल में की। और उसके बाद का जो काल था वो राहु की महादशा थी, जो 1954 से लेकर 1972 तक चली।
अब राहु के बारे में हम लोग बार बार कहते हैं कि राहु जो जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह की राशि के अनुसार फल देता है, क्योंकि वह एक प्रतिछाया ग्रह होता है। प्रतिछाया ग्रह का मतलब जैसी जगह पर बैठा, जिन ग्रहों से दृष्ट हुआ, जिन ग्रहों से उसकी युति हुई, उसके अनुसार वह फल देता है। तो यहाँ देखिए राहु जो है वो मिथुन राशि में बैठता है, और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध कहाँ बैठा है? बुध दूसरे भाव में, अभिव्यक्ति के भाव में, लेखन के भाव में, वह उच्च का होके सूर्य के साथ बैठा है। तो इन्होंने जो राहु है उसने इस काल में इन्हें बहुत यशस्वी बनाया। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, उप कुलपति हुए, और फिर इन्हें राज्यसभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 बार मनोनीत किया गया। इस पीरियड में इन्हें कई सारे सम्मान मिले, साहित्य सम्मान भी। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में उन्होंने लिखा, और यह संस्कृति के 4 अध्याय गद्य है। अच्छा, आप देखिए कि जो बुध है जब भी उच्च का होकर दूसरे भाव में बैठता है तो वैसा व्यक्ति यशस्वी दार्शनिक भी होता है। अब देखिए इनकी जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, उस अध्याय में इन्होंने वेद और उपनिषद के तहत जो दार्शनिक काल थे, चाहे वो चार्वाक के दर्शन हो, चाहे वह आपको वैदिक दर्शन हो, चाहे वह उपनिषदों में वर्णित दर्शन हो, चाहे वह जो हमारा शंकराचार्य के दर्शन हो, चाहे फिर शंकराचार्य के बाद वो वल्लभाचार्य, रामानुज के शुद्धाशुद्ध दर्शन हो, विशुद्धवाद दर्शन हो, फिर उन्होंने बुद्ध के दर्शन की चर्चा की, उन्होंने महावीर के दर्शन की चर्चा की, जैन धर्म की, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कुरान पर भी खूब लिखा, इस्लाम पर भी खूब लिखा। तो ये दार्शनिक बनाने का जो दूसरे भाव का स्वामी है, जो न केवल यशस्वी विद्वान पंडित और दार्शनिक बनाता है, वो इनके संस्कृति के 4 अध्याय में वो बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। और इन्होंने सती ही बात नहीं लिखी, इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में लिखा है कि मैंने आज तक जितना समझा, बुरा, परखा, और जो ज्ञान मैंने पढ़कर या अनुभवजन्य जो कुछ भी हुआ, सब कुछ मैंने इस संस्कृति के 4 अध्याय में डाल दिया है। और वाकई वह अद्भुत रचना है, वह ज्ञानों का पुंज है, वह ज्ञानों का भंडार है, वह ज्ञानों का समुद्र है, वह सागर है, सागर। तो बच्चों के लिए भी उन्होंने अद्भुत सी बातें लिखी। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो मुझे याद है कि 2 में से तुझे क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन के ऊंचे भाव या तन में शक्ति विचार अपार। तो ऐसी रचनाएं अद्भुत जो दिल को छू लेने वाली होती थी वो उन्होंने लिखी। और जब 1977 में, ये कितने ओजस्वी कवि थे, इनकी 1-2 लाइन भी जो जनता पर कैसा प्रभाव डालती थी, जरा उसको देखिए। 1977 में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तब उन्होंने गांधी मैदान से एक शब्द बोले, जो शब्द इनके लिखे हुए थे। उनकी कविताओं का एक ही पंक्ति है, उस कविताओं का एक अंश, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। केवल इस बात से अजीब सा जनता के अंदर एक खास तरह का उमंग, एक खास तरह की आक्रोश, एक खास तरह का कुछ कर गुजरने की तमन्ना, एक खास तरह का विद्रोह वो उत्पन्न हो गया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रश्मि रथी में भी कुछ अद्भुत हैं। वो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसी रचनाएं जो न जाने कितने साहित्य प्रेमियों को लगातार, अनवरत, निरंतर प्रभावित, सम्मोहित और आकर्षित करती आ रही हैं। ये हमारे बिहार के रत्न हैं, ये हमारे बिहार के सम्मान हैं, ये हमारे बिहार के गौरव हैं। और इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली में चंद्रमा का स्थान, बृहस्पति का स्थान, सूर्य का स्थान, बुध का स्थान, मंगल का 9 मांस में स्वग्रही होना, मंगल की महादशा, राहु की महादशा जो बुध की तरह फल दी, और इनके गज केसरी योग, बुधादित्य योग, चंद्र मंगल योग
केंद्र त्रिकोण योग जैसे योग इनके बारे में भली भांति बयान करते हैं। इस छोटे से वीडियो में इनके महान व्यक्तित्व को समाया ही नहीं जा सकता। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ गागर में सागर भरने की, पता नहीं ये संभव हो पाएगा कि नहीं। तो आज बात समाप्त होती है महाकवि, राष्ट्रकवि, ओजस्वी कवि, सूर्य के प्रतीक कवि और दिनकर का जो नाम, दिनकर का जो इन्होंने कवि नाम रखा है वो बिल्कुल सार्थक करता है इनके जीवन को, इनके रचनाओं को, इनकी उपलब्धियों को। और ये कुंडली भी इनकी समस्त इन चीज़ों को प्रख्यापित करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में बतला पाने में सक्षम है। तो आज के दिन ये इस वीडियो पे समापन। पहले की तरह गुजारिश, नम्र निवेदन, मेरी इस कुंडली विश्लेषण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।